हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर चौथा है, जिसमें हम चतुर्थ पाठ पढ़ने वाले हैं। और चतुर्थ पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में वो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, और जिससे कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसको हम अच्छी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका जो हमारा चतुर्थ पाठ है, और इससे पहले हमारा 3 वीडियो और डाला जा चुका है। तो आप लोगों को जहां ऑब्जेक्टिव बनाने बोला गया है तो आप लोग बना लें, अन्यथा नहीं तो जब कि बुक ख़त्म होगा तो इसका वो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो जब उपलब्ध कराया जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चतुर्थ पाठ है, और इसमें हम संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका सबसे ये अध्याय को पढ़ने से पहले इसके कुछ परिचय दिया गया। परिचय ये होता है क्या, पूरी चैप्टर का सारांश दिया गया है कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में जो है संस्कृत साहित्य लेखिका में आखिर हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसका संक्षेप रूप में बताया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कह रहा है, समाजस्य यानंग पुरुषे नाड़ी विशेष चलती साहित्ये अपि उभयो समानं महत्वम्। अधुना सर्वभाषासु साहित्यरचनायां स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यासस् लभन्ते। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानं न्यूनाधिकं प्राप्यते। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते, येन साहित्य निधि पूर्णे तासां योगदाने ज्ञाते। आप लोगों को बता दें कि आप लोग को संस्कृत देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ संस्कृत पूछता नहीं है। आप लोगों को जो भी हिंदी में हम समझाएंगे बस उसको ही ठीक तरीक़ा से आप लोगों को समझना है। वहाँ हिंदी में ही आप लोगों को सवाल यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप लोगों को 10 से 12 नंबर संस्कृत लिखने देता है, तो आप लोगों को सजेस्टेड बता देंगे तो उसी में से आ जाएगा। तो इसका जो हिंदी मीनिंग जो हम बताएंगे उसी को आप लोगों को ज़्यादा दिमाग में रखना है, क्योंकि उसी से सवाल हिंदी में पूछता है। तो संस्कृत लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो हमारा सबसे पहला पैराग्राफ में क्या कह रहा है, समाजस्य यानंग पुरुषे नाड़ी भिषक चलती। समाज की, यानंग मतलब होता है गाड़ी। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी 2 चक्कों पर चलती है। समाज की जो गाड़ी चलती है वह पुरुष व नारी 2 चक्कों पर चलती है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से कई बार पूछा है कि समाज की जो गाड़ी चलती है किस पर चलती है, मोटरसाइकिल पर या किसी और चीज़ पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, माँ बाप पर, और यहाँ नारी और पुरुष दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर नारी और पुरुष होगा। नेक्स्ट है कि साहित्यो अपि उभयो समानं महत्ते। कहा गया साहित्य में दोनों की अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों की महत्व बराबर है। अगर अभी सभी भाषाओं की यानी वर्तमान समय में भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां तत्पर है, वर्तमान समय में भाषा की साहित्य रचना में स्त्रियां तत्पर है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में महिलाओं का योगदान थोड़ा बहुत देखा जाता है, यानी कि योगदान न्यूना अधिकम। संस्कृत साहित्य बात करें तो महिला जो लेखिका है उनका योगदान थोड़ा बहुत देखा जाता है। पाठे अस्मिन, जो पाठ में जो चर्चा किया गया है, अति प्रसिद्ध लेखिका का ही चर्चा किया गया है, जिसमें साहित्य कोश पूर्णता में उनका योगदान जाना गया। ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे उसमें से कुछ ही लेखिका के बारे में जो संस्कृत साहित्य में इम्पोर्टेंट बात को लिखे थे उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों का है, विपुलं संस्कृत साहित्ये विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारैश्च सर्वविदितं वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां कवनाच्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युतः ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेद चतुर्स्थिर्वेद च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनात्यो निर्देशन्ते।
यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाकुंभिनी इत्यादि। ध्यान से सुनिएगा, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो आप लोग को हम अभी टिक आउट कर देंगे कहाँ कहाँ से ये पैराग्राफ से ऑब्जेक्टिव अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की चांस है। तो फर्स्ट कह रहा है, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने समर्थित किया है। विशाल जो संस्कृत साहित्य है इसको विभिन्न कवियों ने शास्त्रकारों ने इसे संवर्धित किया है और शास्त्रकारों ने इसे संवर्धित भी किया है। वैदिक काल से लेकर, तो संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान कब से है, तो संस्कृत साहित्य में महिलाओं की योगदान वैदिक काल से ही है। और वैदिक काल से रचना, शास्त्र एवं काव्य की जिस प्रकार पुरुष चित्त रहे उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई गई है संस्कृत साहित्य लेखिका में लेखन में। जिस प्रकार पुरुष लिखते थे उसी प्रकार स्त्रियां भी लिखती थी। वैदिक युग की अगर बात की जाए तो वैदिक युग में केवल ऋषि ही मंच पर दृष्टा नहीं थी अपितु ऋषिकाएँ भी थी। वैदिक युग में बात करें तो केवल ऋषि ही कवि ही नहीं थे, उसमें लेखिका भी थी। और ऋग वेद में 24 और अथर्व वेद में 5 ऋषिकाएँ मंत्र दर्शनवती की गई है। ऋग वेद में 24 और 5 और ऋषिकाएँ मंत्र दर्शनित कही गई है। तो ऋग वेद में, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि ऋग वेद में आप लोगों का 24 और अथर्ववेद में ये दोनों ऑब्जेक्टिव को आप लोग नोट डाउन करेंगे। ऋग वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती कही गई है, जिसमें कि यमी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्मिनी इत्यादि 5 ऋषि किस अथर्ववेद में, जो ऋग्वेद में 24 महिला दर्शनवती है, उसके बाद अथर्ववेद में 5 है और 5 का नाम क्या है, यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्मिनी इत्यादि। नेक्स्ट हम लोगों का पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ को अब हम लोग पढ़ेंगे और इससे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हम लोगों का, बृहदारण्यको उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शनिका रुचिमितं वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्तत्त्वं शिक्षयति जनकः शुभायां शास्त्राकुशला गार्गी वाक्चन्वी तिष्ठन्ति अस्मा महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलनपराय सुलभाया वर्णन वर्तते। यहाँ से भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद है, उपनिषद का चर्चा हम लोग पिछले वाले फर्स्ट जो हम लोग लेक्चर था उसमें भी चर्चा की। बृहदारण्यक उपनिषद था जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री जो है दार्शनिक रुचि की थी, जिसे याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व अर्थात दर्शन की शिक्षा देती थी। तो कई बार पूछा गया है याज्ञवल्क्य किनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य किनकी पत्नी थी, मैत्री किनकी पत्नी थी, तो याज्ञवल्क्य की थी। तो याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा किसने दी, कई बार पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा किसने दी, तो उनकी पत्नी जो कौन थी, मैत्री ने इसे आत्मतत्व शिक्षा दी थी। जनक सभायां शास्त्रार्थ कुशलां गार्गी वक्निति अस्म, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वाक्चन्वी रहती थी। तो कई बार पूछा गया जनक सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन रहती थी, तो गार्गी रहती थी। और महाभारते अपनी जीवन पर्यंत वेदांत सुलभायां वर्णन वर्तते, और महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट यहाँ से ये दोनों आप लोग जो बताए हैं, जनक के सभा में कौन है, गार्गी, और याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षा किसने दी, तो उनकी पत्नी मैत्री दी थी। इसे आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों का है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्रीणां सादृतां पद्यानि स्फुटरूपेण इत्यत्र लभ्यन्ते, तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, स च श्यामचन्द्र पद्यनानेन स्फुटी भवति। नीलो उत्पलदश्यामां विजयांका मजान्त वृद्धे दंडिका प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, तस्या काल 8 शतक
मित्य नुमीयते चालुक्यवंशीयस्य चन्द्रादित्यस्य राज्ञी विजयभाटिका देव विज्ञानका इति बहवो मन्यते। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामधराम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट प्रसिद्धा। तो ये भी यहाँ जो है इससे भी कई बार सवाल पूछा गया, तो आप लोगों को बता देते हैं, तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की करीब 100 से 50 स्फुट पद जहाँ तहाँ मिलते हैं। तो लौकिक शास्त्र में कितने कवित्रियों का स्फुट मिलता है? तो 40 कवित्रियों का स्फुट पद्य जहाँ तहाँ मिलता है। उनमें जो विज्ञांका है वह प्रथम कल्पा है। कई बार पूछा गया है प्रथम कल्पा कौन है? तो विज्ञांका। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि प्रथम कल्पा कौन है? तो विज्ञांका जो है हम लोगों का प्रथम कल्प थी। और इस पद में स्पष्ट होता है कि नीलो उत्पादक तलस्यामा विज्ञांका जानता। नीला कलर में जो श्याम है उसे विज्ञांका जानता है। इस श्लोक में यह जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में कवित्री विज्ञांका ने बड़े गर्व से अपने रूप में माधुरी को उद्घोषित कर दंडी की कथन सर शुक्ला सरस्वती को गलत कही है। तो दंडी की कथन कहकर सर शुक्ला सरस्वती को गलत कही है। तो कौन कही है? तो कौन कही? विज्ञांका कही है। दांडी का प्रयोग करके सर शुक्ला सरस्वती को गलत कही है। और नेक्स्ट जो है और तस्याकुल अष्टम शतक मृत्यु नृत्य, तो उस समय अष्टम शतक अनुमानता कहा जाता है। चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भाटारिका ही विज्ञांका है। तो कई बार पूछा है चालुक्य वंश चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भाटारिका का दूसरा नाम ही विज्ञांका है। तो विजय भाटारिका जो है चालुक्य वंश की चंद्रादित्य रानी, वही विजय भाटारिका विज्ञांका है। जो चालुक्य वंश की चंद्रादित्य रानी थी, उन्हीं को कहा गया है विज्ञांका। और नेक्स्ट बात करें तो ऐसा बहुत लोग मानते हैं, किंतु शीला भट्टारिका देव रामधराम्बा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कवित्री अपने स्फुट सुंदर पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछा दक्षिण भारत के कुछ लेखिका क्या नाम दे देते हैं, तो उनमें आप लोग को याद रखना है दक्षिण भारत की कौन कौन से लेखिका है। तो भट्टारिका देवकुमारिका रामधराम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका। तो फर्स्ट हम लोगों के कौन है? भट्टारिका देवकुमारिका रामधराम्बा कवित्री है। तो कई बार ये एग्जाम में दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है विजयनगर राजस्य निरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणांकित प्रयासा आश्रंति विदितमेव तेषामन्तपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। कंपन रायस राज्ञी गंगादेवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामिनो विजय घटना विचित्रच्यत तत्रांकणां सर्वनिसं अवर्जको वर्तते। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासन कुर्वन्तः अच्युत रायस राज्ञी तिरुलाम्बा वरदाम्बिकी परिणय नामक प्रौढ़ चंबुक रावत्य तत्व संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदा लव्या ललित पद विन्यासेन चाति शोभते संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पदम तत्व लभ्यते। आप लोगों को अगर ये संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम हिंदी बताते हैं आप लोगों को निश्चित तरीके से उसे अच्छी प्रकार से सुनना है। तो इसमें कहा गया है, इसमें जो बताया गया है विजयनगर राज्य के नरेश, यानी कि विजय नरेश किसको कहते हैं? राजा को। लोग संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास के लिए विख्यात है। तो कई बार पूछा गया है संस्कृत भाषा के लिए कौन से लोग विख्यात है? तो विजयनगर के नरेश अर्थात विजयनगर के राजा। और उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियाँ होती थी। कंपन राय 14वीं शताब्दी, जो कंपन राय था वह 14वीं शताब्दी की रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नाम की महाकाव्य अपनी स्वामी विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की थी। कंपन राय की पत्नी यानी कि रानी जो थी गंगा देवी। कई बार पूछा गया है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। और यह एक बुक की रचना की थी, महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम था मधुरा विजयम। और इसमें जो वर्णन किया था मधुरा विजयम में वर्णन किया था वह स्वामी मुद्देर में उनका स्वामी यानी विजय घटना का जो आश्रय लेकर रचना किया था। तो
कहने का अर्थ कंपन राय की जो पत्नी थी 14वीं शताब्दी में गंगा देवी थी, वह एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम था मधुरा विजयम। और इसमें जो वो वर्णन की थी उस घटना था मुद्देर विजय घटना का, आज से लेकर यानी उसका वर्णन किया था, किसमें किया था तो मधुरा विजयम में। नेक्स्ट बताया गया है, उसी राज्य में 16वीं शतक में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तुरुलांबा दाम्बिका प्रणय नाम का उच्च चंबुक की रचना की। तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि 16वीं कितने शताब्दी में ये क्या है, तो इसमें अलंकार सुंदर प्रयोग हृदयपूर्वक है। उसी 16वीं शतक में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी कौन थी तो त्रिलांबा, अच्युत राय की रानी त्रिलांबा है। और कंपन राय की रानी का नाम क्या है तो गंगा देवी है। इसे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्या अच्युत राय की जो रानी है, अच्युत राय की आप लोगों को अच्छे प्रकार से लिख देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का कंपन राय की रानी का नाम क्या है तो गंगा। और अच्युत राय की रानी की बात की जाए तो अच्युत राय की रानी का नाम है तिरुलांबा। और ये तिरुलांबा किसकी रचना की तो किसकी की है तो वरदाम्बिका परिणय की है। और गंगा देवी किसकी की है तो गंगा देवी मधुरा विजयम की। इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट बात, इसमें ये जो तैयार की है तिरुलांबा जो वरदाम्बिका परिणय तैयार की है, उच्च चंबुक काव्य की विन्यास से बहुत सुंदर है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यंत लंबी और पदावलियों नहीं प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को जितना बताया गया वही 2-3 ऑब्जेक्टिव अब इससे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, बस हो जाएगा आप लोगों का। और नेक्स्ट हम लोगों का अंतिम है आधुनिक काल है, यानी कि आधुनिक समय में वर्तमान समय संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890-1953 ईस्वी नामेद्या विदुषी अति प्रसिद्धा तया स्वपिता शंकर पांडुरांग पंडितस्य महतो विदुष जीवन चरितम शंकर रचितम इति रचितम गांधी दर्शना प्रभाविता स्वसत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्रामोज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथानां प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखत्रासु कवित्रु पुष्पादीक्षिता वनमाला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुत्व अनुदीन संस्कृत साहित्य पुरयंती। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे पूछा है क्या, जो हमारा ये जो नाम दिया गया है पंडित क्षमा राव के बारे में कई बार पूछा गया। आप लोगों को अभी हिंदी मीनिंग इसका बता देते हैं, तो अच्छे प्रकार से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। इसमें बताया गया है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम का विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछा गया आधुनिक काल में कौन इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल में यानी वर्तमान समय में बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, इसके पिता जो थे शंकर पांडुरंग पंडित, जो महान विद्वान थे, का जीवन चरित शंकर रचितम की रचना की। जो हमारा ये पंडित क्षमा राव है, इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। देखिए नाम कैसा है, शंकर पांडुरंग पंडित। उनका जीवन चरित्र जो था, जीवन का चरित्र जो था, ये पंडित क्षमा राव के पिता का शंकर पांडुरंग पंडित का, उनकी रचना कौन किया तो पंडित क्षमा राव शंकर रचितम में की है। कहने का अर्थ है पंडित क्षमा राव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, और शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र की रचना पंडिता क्षमा राव शंकर रचितम में किया है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, जो हमारा ये है पंडिता क्षमा राव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य की रचना की थी। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इनमें से कौन पंडिता क्षमा राव द्वारा सत गांधी दर्शन प्रभावित होकर लिखा गया था। तो मीरा लहरी, कथा मुक्ति, विचित्र परिषद यात्रा दे देगा और एक अलग से दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को पूछा जाएगा इनमें से कौन नहीं है जो सत्य गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव नहीं लिखा है। तो आप लोग इसे चारों याद करें, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्रामोज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यांत प्रीतिवती का। ये नहीं बोल सकते कि हम जैसा सवाल बताएंगे वैसा ही पूछा जाएगा, लेकिन उसी टाइप का पूछा जाएगा, लेकिन आंसर जो बताएंगे वही होगा, जो बुक में है वही आंसर होगा। आंसर तो बुक क्वेश्चन जो देगा वो बुक से ही देगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से हम बता दे रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऑब्जेक्टिव जब हम डालेंगे चैप्टर बाय चैप्टर का, तो आप लोगों को हर एक ऑब्जेक्टिव निकाल के दे दिया जाएगा। और अंतिम में बात की जाए, ये तो आधुनिक काल में है, और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में बात ये आधुनिक काल की है।
और ये आधुनिक काल में 1890 से 1953 ईस्वी में, 1890 में जन 1953 इसका ख़त्म है। और वर्तमान यानी कि अभी के युग में बात किया जाए तो 2021 यानी कि वर्तमान समय में जो भी है उसमें वर्तमान काल में लिखने में जो कवित्रीरत है उसका नाम है, हम लोगों को अच्छी प्रकार से याद करना है तो कवित्री में पुष्पा दीक्षित, फर्स्ट है पुष्पा दीक्षित, उसके बाद वनमाला, उसके वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। कितना नाम है? 4 नाम दिया है, पुष्प दीक्षिता, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र साहित्य की प्रतिपूर्ति कर रही है, यानी कि यह संस्कृत साहित्य में अभी भी ये लिख रही है। इसके बाद इस प्रकार से हमारा चौथा लेक्चर समाप्त होता है और इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया गया, शब्दार्थ दिया गया, आप लोग देख लें। और संधि विच्छेद आप लोगों को देखना है, इससे संधि विच्छेद देख लेना है, 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है संस्कृत। और समास दिया गया है, आप लोगों को अगर याद करने में तो याद कर लीजिए, तो ट्रिक बताएंगे जब किताब खत्म हो जाएगा, आप लोग वहाँ से अच्छी प्रकार से भी याद कर सकते। इसका सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन उत्तर बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, किताब में ही आप लोग भर के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इससे बनाना नहीं है क्योंकि शॉर्ट में पढ़ना है, बस हम लोगों को अच्छा नंबर उठाना है संस्कृत में। तो इस प्रकार से हमारा चौथा चैप्टर समाप्त होता है। और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम दे अच्छी प्रकार नंबर से पास कर जाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।